ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है यूनिट नंबर 5 का डिजिटल सिस्टम, कंप्लीट वन शॉट। सो इसमें बिलीव मी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड ये लास्ट वन शॉट है अपना। इससे पहले अपन ने यूनिट 1 2 3 4 सारे वन शॉट कंप्लीट कर लिए हैं एंड सारे नोट्स मैंने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना अगर नहीं हुए, इसका लिंक, इसके भी जो आपको नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, राइट। एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, है ना। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट को और आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे मक्खन की तरह, राइट। स्टार्ट करते हैं। सो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डिजिटल कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला अपना कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये सिंपल देखे तो कम्युनिकेशन, एंड एक है डिजिटल, राइट। सो सबसे पहले अपन देखें कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड में समझे तो सिंपल सा क्या होता है, अपनी बात को किसी के साथ शेयर करना या किसी की बात सुनना, है ना, या फिर अपनी फीलिंग्स को कहीं भी शेयर करना, राइट। सो ये होता है कम्युनिकेशन। आप क्या कर रहे हो, मीडियम इंपॉर्टेंट होता है पहली बात तो कम्युनिकेशन में, है ना। सो डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं, राइट। कोई अपनी बात यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, कोई अपनी बात वीडियो बना के शेयर करता है ना। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिसीवर हो, जो यहाँ पे समझ रहे हो एक्चुअल में होता क्या है कम्युनिकेशन, है ना। सो यहाँ पे आप समझ रहे हो, मतलब आप रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, राइट, मैंने सेंड किया है वीडियो। सो इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब जब कम्युनिकेशन डिजिटल माध्यम से होने लगता है, मतलब नॉर्मली कम्युनिकेशन होता है जैसे ऑफलाइन, है ना, विथआउट ऑनलाइन, राइट। जैसे ही हम डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन जितना भी होता है, आप किसी की वॉइस सुन रहे हो, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाती हैं और इसी को बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। सिंपल है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स 0 and 1। ये सिंपल से अपने डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट। बाइनरी सिग्नल भी बोलते हैं अपन इसको, सिंपल है ना। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। अभी कम्युनिकेशन चैनल होता है मतलब मीडियम, राइट। कम्युनिकेशन चैनल मतलब मीडियम। सो यहाँ पे मीडियम क्या है, यूट्यूब, राइट। यूट्यूब के थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, है ना। सो ये अपना मीडियम रहता है, इस तरीके से अपना कम्युनिकेशन रहता है। क्लियर है। अब अपन इसका ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। सो अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। अब बेसिकली देखो इस तरीके से अपना सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम रहता है, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहले ट्रांसमीटर लगा हुआ है, फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन सोर्स है यहाँ पे जहां से अपनी इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सोर्स इनकोडर लगा है, चैनल इनकोडर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पे रिसीवर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे एक और मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, फिर चैनल इनकोडर डिकोडर लगा हुआ है यहाँ पे, एंड सोर्स डिकोडर, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एंड यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है। अब अपन समझते हैं एक एक करके कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है ना, एंड क्या क्या चीजें इसमें होती है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे अपना क्या होगा, सेंडर होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, यहाँ पे होगा अपना सेंडर, है ना। सो यहाँ पे सेंडर होगा और यहाँ पे इस साइड होगा रिसीवर। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो आपके एक्चुअल वॉइस है, इमेज है, साउंड है, मतलब जो आपके रियल वर्ल्ड जो भी यहाँ पे चीजें हैं जैसे सिग्नल्स है ना, उनको यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, राइट। ये अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे गई, इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सिंपल है, इस तरीके से अपना यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इनपुट ट्रांसड्यूसर ने एक्सेप्ट किया, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या करेगा, अब जो एनालॉग सिग्नल है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, उसको ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। सिंपल है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे है सोर्स इनकोडर। अब ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, मतलब जैसे आपका कोई वीडियो है, अब उसको कंप्रेस कर देगा ताकि यहाँ पे बिना, पहली बात इसमें ऐसा नहीं होता कि कंप्रेस कर दिया तो आपकी जो आपने वीडियो बनाया था जो भी था वो डिलीट हो जाएगा या फिर उसके अंदर से कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बिना कुछ डिलीट किए, बिना कुछ आपका यहाँ पे नुकसान पहुंचाए, ये सिर्फ कंप्रेस करता है ना। ये कंप्रेस कर दिया इसने। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा चैनल इनकोडर, राइट। अब ये चैनल इनकोडर क्या करेगा, ये सिंपल से उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देगा। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ 8 बिट है ना, 8 बिट का कोई वीडियो है, कुछ भी है, राइट। सो अब उसमें एक दो बिट और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। क्यों ऐड करेगा, ताकि उसके अंदर से जो भी यहाँ पे नॉइज हो, एरर्स हो, वो सारे डिलीट हो सके एंड आपको एक्चुअल चीज मिल सके। इसलिए सिंपल से यहाँ पे वर्क करता है ना। अब उसके बाद जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, डिजिटल मॉड्यूलेटर। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, सिंपल सा, ये सिंपल सा एक काम करता है, जो भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं, है ना, मतलब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल आए हैं, राइट, उसको क्या करेगा, एकदम स्मूथ कर देगा, मतलब ऐसे बना देगा ताकि वो वायर्स के थ्रू, एयर्स के थ्रू ट्रेवल कर सके, ट्रांसमिटेड हो सके, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। इस तरीके से ये क्या करता है, उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड एंटीना मिलता है।
ये राइट, टी एक्स एंटीना। ट्रांसमिटेड एंटीना क्या करता है, जो अपने सिग्नल्स होते हैं उसको ये सिंपल सा रेडियो वेव्स में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा एंड उसको एयर में यहाँ पे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, एयर के थ्रू या फिर वायर्स के थ्रू, ठीक है, क्या कर देगा, सिंपल रिलीज कर देगा। अब जब इसने रिलीज किया तो एंटीना दूसरा आएगा, वो रिसीव करेगा, है ना। तो यहाँ पे अपना एक और एंटीना आता है जो कि है अपना आर एक्स एंटीना, मतलब यहाँ पे रिसीवर एंटीना, राइट। तो ये क्या करेगा, उस सिग्नल्स को एयर में से रिसीव कर लेगा। एज इट इज अपना यहाँ पे भी एक मॉड्यूलेटर लगा रहता है ना। अब ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, सिंपल सा, जो आपका यहाँ पे सिग्नल्स आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, जो सिग्नल्स आए हैं उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले तो कन्वर्ट करेगा। सिंपल है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सिग्नल्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब चैनल इनकोडर के पास आएगा। अब चैनल इनकोडर क्या करेगा, उसको और यहाँ पे जितनी भी उसमें एरर्स वगैरह होंगे उस एरर्स को यहाँ पे ये क्या कर देगा, हटाने का काम करेगा, है ना, उसको हटा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सोर्स डिकोडर के पास आएंगे, वो जो आपकी फाइल है, राइट। सोर्स डिकोडर के पास जब आएगी तो ये क्या करेगा, आपकी जो भी मेन फाइल थी, स्टार्टिंग में जो मेन फाइल थी उसको एक्चुअल ओरिजिनल डेटा को में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जितने भी आपने कंप्रेस किया, बिट बढ़ाई, तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट होने के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आएगी, राइट। अब उसके बाद जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आएगी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। ये क्या करेगा, सिंपल सा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज यहाँ से डिजिटल सिग्नल्स ही चल रहे थे, है ना। अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पे कन्वर्ट किया था तो डिजिटल चल रहे थे, राइट। अब ये डिजिटल सिग्नल यहाँ पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, राइट। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। अब ये क्या करेगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मतलब जो आपके एनालॉग सिग्नल है एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली होते हुए, है ना, उसको एक्चुअल जो आपने साउंड भेजा था, जो आपने जो भी फाइल भेजी थी, है ना, स्टार्टिंग में जो भी इंफॉर्मेशन भेजी थी, उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ये सिंपल सा नॉर्मल आपके सुनने लायक या फिर देखने लायक फाइल में कन्वर्ट करेगा एज इट इज, है ना, और रिसीवर को यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस चलती है, तब जाके अपना यहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक फाइल पहुंच पाती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है, राइट। तो ये होता है अपना डिजिटल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ ऊपर लिखी हुई है उसके, है ना। सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पलिंग थ्योरम को, राइट। अब ये सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, एंड आपको भी पता है ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आती रहती है ना। सो सिंपल सी है, 7 मार्क्स में अपनी सैम्पलिंग थ्योरम यहाँ पे आती है। क्या होती है, किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, कैसे डायग्राम बनाना है, एंड क्या वर्किंग है, सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो पहली बात, सैम्पलिंग थ्योरम होती क्या है ये समझो। सैम्पलिंग थ्योरम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपने एनालॉग सिग्नल होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना, तो ये एक एनालॉग सिग्नल होता है, राइट। जो अपन डायरेक्टली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक एनालॉग सिग्नल है। आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, माइक लगा हुआ है, ये एक एनालॉग सिग्नल है। तो इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। किसमें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, है ना। अभी डिस्क्रीट आपका सिलेबस वाला डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं। सो बेसिकली जितनी भी चीज़ आप देखते हो, ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, आप उसको वॉच कर रहे हो, तो ये भी एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है। सो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ आप सोशल मीडिया में देखते हो, सब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के थ्रू ही आप देख पाते हो, है ना, उसी के थ्रू ही आप विजिबल कर पाते हो, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, है ना। और ये कन्वर्जन करने का काम करता है, सिंपल सा ये है, ठीक है। अब अपन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एटीएस मतलब एनालॉग टाइम सिग्नल्स, और सीटीएस का मतलब होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, है ना। सो इसी को एनालॉग बोलते हैं, इसी को कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, सिंपल, है ना, थ्रू द इम्पल्स ट्रेन सिग्नल्स। अब ये इम्पल्स ट्रेन सिग्नल्स क्या होता है, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। ये बेसिकली टाइम स्लेट्स रहता है, मतलब यहाँ पे एक टाइम पीरियड रहता है ना। सो वो रहता है, उसकी हेल्प से यहाँ पे कन्वर्जन होता है। अभी अपन डायग्राम देखेंगे प्रॉपर। वी कैन इजिली कन्वर्ट, यहाँ पे देखो अपन एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे उल्टी होनी चाहिए, मतलब रिवर्स भी होना चाहिए। तो अपन डिस्क्रीट को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर पाए, तभी वो प्रॉपर क्या कहलाएगा, यहाँ पे सैम्पलिंग थ्योरम कहलाएगी, ठीक है। और यही इसका रूल रहता है कि दोनों को रिवर्स यहाँ पे भी कन्वर्जन होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका बेसिक जो डायग्राम है वो देखते हैं, है ना। सो देखो किस तरीके से अपना सिंपल सा डायग्राम रहता है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन बॉक्स बनाते हैं। अब बेसिकली ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन सैम्पलर। ये एक सैम्पलर होता है ना। ये क्या रहता है, सैम्पलर रहता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, अपने एनालॉग सिग्नल को, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है या फिर एनालॉग टाइम सिग्नल क्या होता है। सो आपको पता है कुछ इस तरीके से रहता है,
कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, जिसमें यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है ना, मतलब मैसेज रहता है, जो भी रहता है, राइट। सो इस तरीके से रहता है। अब इसको कन्वर्ट करता है यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैसे दिखता है वो देखो ध्यान से। ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं आता है, लगभग वैसे ही रहता है। बस इसमें क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे, जो अपने मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको इम्पल्स ट्रेन, तो वो यहाँ पे हेल्प करती है इसको एक मॉडिफाई यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बनाने के लिए, है ना। एनालॉग को मॉडिफाई करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से अपना रहता है, देखो कुछ इस तरीके से, एंड एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। सो ये टाइम है, एफ एस है, ठीक है। अब ये होता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे अपना हेल्प करता है ये, जो मैंने बोला था इम्पल्स ट्रेन, कुछ इस तरीके से रहती है। देखो कुछ इस तरीके से रहती है ना। अब इसको अपन बोलते हैं सिंपल सा T1, T2, T3, T4, T5, T6, कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये क्या है अपना यहाँ पे टाइम इंटरवल्स है ना। सो ये जब इसमें सैम्पलर में ऐड हो जाता है, तो जो अपना एनालॉग सिग्नल होता है या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, DTS में। और ये क्या है, ATS, या फिर इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे CTS, ठीक है। ये बेसिक सा था यहाँ पे अपना डायग्राम। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन एक बेसिक सी चीज देखने वाले हैं। आपको ये पता है कि जो अपना फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, है ना। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पे जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपनी टाइम के, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो टाइम यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी लेस है, बहुत कम है, तो अपना टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज एक दूसरे के। सो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये काम आता है। एक इसी से हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पूरी सैम्पलिंग थ्योरम अपनी चलती है ना। सो देखो सबसे पहले ये अपना क्या है, मैसेज सिग्नल है, जिसको अपन बोलते हैं CTS, या फिर इसी को बोलते हैं ATS, है ना। सो एनालॉग टाइम सिग्नल या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये रहता है, सिंपल, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन, यानी इसको सैम्पलिंग सिग्नल बोलते हैं, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, है ना। ये अपनी क्या है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ अपन को मिली है ये है अपना DTS, दैट मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, मैसेज है, राइट, जिसको अपन CTS बोलते हैं ना, अभी अपन ने देखा था, राइट। सो इस तरीके से अपना मैसेज रहता है, सिंपल। अब जब मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन को, कुछ इस तरीके से, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे T1, T2, T3 एंड सो ऑन, जिस तरीके से चलता रहता है, सिंपल है। ये क्या अपना यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया बाय हेल्प ऑफ सैम्पलर, जो अभी मैंने दिखाया था। सो सैम्पलर के थ्रू ये क्या दे देगा मुझे, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे देगा, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से विजिबल होता है, राइट। सो इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है, उसमें यहाँ पे अगर कितना गैप है, राइट, वो मुझे देखना है। तो उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं यहाँ पे अपन सैम्पलिंग रेट, राइट। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट। ये देखो सैम्पलिंग रेट बोलते हैं। अब सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कि यहाँ पे सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि एक सेकंड में यहाँ पे कितने सैंपल लिए, है ना। सैंपल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक सेकंड में यहाँ पे एक सैंपल लिया, या फिर एक सेकंड में यहाँ पे दो सैंपल लिए, एक सेकंड में तीन सैंपल लिए, ये होते अपने सैंपल, राइट। सो अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे एक सेकंड में, है ना, मतलब इसकी जो सैम्पलिंग रेट है अगर वो हाई होगी, मतलब यहाँ पे एक सेकंड में बहुत सारे सैंपल्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से अपन को यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्जन मिलेगा, है ना। सो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस एक फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, FS इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ FM, है ना। मतलब ये क्या है अपना मैसेज की फ्रीक्वेंसी, एंड ये क्या है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, राइट, यहाँ पे, है ना। ये है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको बोले अपन, ठीक है। और जो मैसेज की फ्रीक्वेंसी है वो अपनी क्या है, ये है ना। तो जो अपना मैसेज की फ्रीक्वेंसी है उसके 2 गुना ज़्यादा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तब जाके अपन को यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और तभी ये रिवर्स भी हो पाएगा, तभी अपन ATS को कन्वर्ट कर पाएंगे DTS में, एंड इसको ऑल्सो यहाँ पे रिवर्स कन्वर्ट कर पाएंगे DTS से यहाँ पे ATS, राइट, कुछ इस तरीके से। सो ये सिंपल सा रहता है ना। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली जब अपन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो अपने मैसेज फ्रीक्वेंसी है और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उनको लेते हैं, एक बार एक 3 कंडीशन लेंगे अपन। सबसे पहले इनको इक्वल लेंगे, है ना,
उसके बाद लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इस तरीके से। सो ये अपन लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली इनके टाइम इंटरवल्स में, है ना। एंड जब अपन इनका रेंज देखेंगे तो उसमें भी क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताया, राइट, ये फॉर्मूला बताया, इसमें फ्रीक्वेंसी है। सो आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, 2 पाई ओमेगा के, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना, हो सकता है आपको याद हो सकता है नहीं हो, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। सो 2 पाई ओमेगा, एंड ये एस रहेगा, राइट, सब में एस रहेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे 2 पाई ओमेगा एम। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, 2 से 2 को कैंसिल करो, पाई से पाई को कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे ओमेगा एम। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, ये अपना फॉर्मूला बचेगा सिंपल सा। मतलब अब इसके फॉर्म में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि वेव किस तरीके से अपनी बनने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल सी 3 कंडीशन लिखी है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है अपन यहाँ पे देखने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे देखो अपन ने लिखा है ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा एम। मतलब जो यहाँ पे सैम्पलिंग ओमेगा है वो अपन ने ज्यादा लिया है किससे, मैसेज ओमेगा से। मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से अपने यहाँ पे ज्यादा इंटरवल्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रिक्वेंटली अपने यहाँ पे क्या हो पाएगा, कन्वर्जन हो पाएगा, बिकॉज अपन ने इसको ज्यादा लिया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे अगर अपन ने इसको ज्यादा लिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे जो अपने यहाँ पे सैम्पलिंग रेट है वो ज़्यादा आएगी, और सैम्पलिंग रेट ज़्यादा आएगी इसका मतलब परफेक्टली यहाँ पे कन्वर्जन हो पाएगा, राइट। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिया, तो इस तरीके से देखो कितने यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे सेप आया इनका, और बिल्कुल इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पे, राइट, सिंपल है। अब देखो सेकंड कंडीशन मैंने क्या ली, ओमेगा एस इक्वल्स टू मैंने कर लिया ओमेगा एम। अब देखो जब इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, मतलब जो सैम्पलिंग ओमेगा है और यहाँ पे मैसेज ओमेगा है, बोथ यहाँ पे सेम हो गए। तो देखो इनने यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा। मतलब यहाँ पे अब अपना जो यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कन्वर्जन है वो आएगा तो ठीक है, अच्छा आएगा, बट यहाँ पे उतना परफेक्टली नहीं आ पाएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे अपन ने इसको इक्वल ले लिया है ना। उतनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी एंड उतना यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ठीक है, मतलब जो अपना सैम्पलिंग रेट था तो 1 सेकंड में उतना ही जो टाइम है वो लगने वाला है, एंड उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चलेगी। सो दैट्स वाई ये होगा। अब जब मैं इसको लेस देन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने ओमेगा एम से, तो क्या हो रहा है देखो, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब अब इनका प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे एटीएस को यहाँ पे कन्वर्ट किया डीटीएस में, है ना, तो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ ऐसे। जैसे सपोज ये अपना सिग्नल है ना। अब आपने इसको कन्वर्ट किया थ्रू द हेल्प ऑफ सैम्पलर, राइट। सो सैम्पलर की हेल्प से आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसे कुछ, ये कुछ ऐसे रिजल्ट मिले, मतलब यहाँ पे परफेक्टली ना मिले, है ना, इस तरीके से स्मूथ रिजल्ट ना मिले, बिकॉज यहाँ पे देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक था ये। एंड सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखी, प्रॉपर डायग्राम बनाए, सारी चीज़ें, है ना, तो आपको आराम से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर ये 7 मार्क्स में आ गया या फिर 14 मार्क्स में भी आया तो भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। सो आप आराम से सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना। सो यहाँ पे अपन एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, राइट। सो वो क्या लिख के आते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्योंकि नाम सेम है, मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सर, तो वो मल्टीप्लेक्सर बना के आ जाते हैं और सोचते क्वेश्चन बढ़िया गया, मैं लिख के आ गया, राइट। बट ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कम्युनिकेशन का टॉपिक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन का, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा समझो। जैसे आप दोस्त से बात कर रहे हो, राइट, आपने दोस्त से बात की, कॉल लगा हुआ है। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, किसी दूसरे दोस्त का आपका फोन आया, है ना। तो आप दूसरे दोस्त का जब फोन आएगा तो उसके फोन पे क्या आएगा कि आप बिजी चल रहे हो, राइट, एंड आप उसका कॉल वहां पे अटेंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो इस दोस्त से कॉल खत्म होने के बाद फिर उसके बाद अगर उसका कॉल आएगा तो आप अटेंड कर लोगे या फिर आप खुद उसको कॉल बैक करोगे। तो यही होता है कि यहाँ पे आपके पास चैनल एक है, मतलब मीडियम एक है, डिवाइस एक है, लेकिन आप मल्टीपल लोगों से बातें कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, मतलब एक ही टाइम में नहीं कर सकते, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में कर सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सा रहता है, मतलब एक चैनल रहेगा और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके सिग्नल आएंगे,
डेटा आएंगे, लेकिन एक टाइम पे नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आएंगे, अलग अलग टाइम पे आएंगे। तो यही होता है अपना यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी। TDM, दैट मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इज अ टेक्निक इन विच मल्टीपल सिग्नल्स शेयर अ सिंगल चैनल बाय ट्रांसमिटिंग अ डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। मतलब कोई एक सिंगल चैनल होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, मतलब अलग अलग टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल्स यहाँ पे शेयर होते हैं, है ना, उसी के मीडियम, मतलब वो एज अ मीडियम रहता है, उसी के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने जो सिग्नल्स है वो शेयर होते हैं। ठीक है, सो सिंपल से ये रहता है, मतलब एक तरीके से वो रास्ता है एंड वहां से जैसे कोई सड़क रहती है, ठीक है, एक रोड है। अब उस पे एक टाइम पे सपोज एक कोई व्हीकल चल सकता है ना, तो एक व्हीकल निकला, उसके बाद वो दूसरा व्हीकल आएगा, तीसरा व्हीकल आएगा, तो वो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक के लिए जगह है तो दो दो एक साथ आ जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। सो यही आप समझ सकते हो कि चैनल एक मीडियम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, राइट। सो ये सिंपल सा है। अब अपन इसका सिंपल डायग्राम देखते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा यही है, राइट। सो एक डायग्राम देखते हैं एंड उसके बारे में आपको बताते हैं, फिर आप सिंपल सा उसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, डेफिनेशन को लिख सकते हो एंड एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा, राइट। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक मीडियम है, मतलब एक चैनल है, ये सिंगल चैनल है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम स्लॉट्स है। तो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 12 टाइम स्लॉट्स है, राइट, 12 टाइम स्लॉट्स हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, तो इस तरीके से 4 डेस्कटॉप लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरीके से अपन ने नेम दिया, राइट। अब इसका जो डेटा है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे जाएगी थ्रू दिस चैनल, राइट। सो यहाँ पे ये जाएगा, ये डेटा जाएगा, ये डेटा जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैनी में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेजेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। सो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, यहाँ पे जो मैनी, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डेटा आएगा जो मिक्स हो जाएगा, है ना, तो उसमें से किसी को यहाँ पे परफेक्ट जगह पे भेजेगा, सिंपल। सो जैसे ये 1 है, तो इसको मुझे यहाँ पे भेजना है, राइट। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेज देगा। उसके बाद सेकंड वाले को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे भेजेगा, फिर यहाँ पे थर्ड वाले को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे भेजेगा, एज इट इज फोर्थ को सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेजेगा। बट ये टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये इतने फास्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे पहले अगर 4 गया, ठीक है, ये 4 गया, अब इसको यहाँ पे जाना है ना, तो सबसे पहले 4 गया, उसने ये टाइम स्लॉट्स को कवर किया। यहाँ पे जैसे देखो ये, तो यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आ गया, इतने में अपना थर्ड आ गया। जैसे ये 4 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, उतने में थर्ड आ गया, उसके पीछे 2 आ गया, फिर 1 आ गया, और ये अलग अलग यहाँ पे जगह पे अपने चलेगा परफेक्टली, राइट। अब एज इट इज ये प्रोसेस बार 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 चलती रहती है। तो अपना चैनल एक है ना, यहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है, चैनल एक ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ये फ्लो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये परफेक्टली अपनी जगह पे जा रहा है, बट यहाँ पे ये इतना फास्ट होता है कि अपन को लगता है कि यहाँ पे ये एक साथ चल रहे हैं सारे, है ना। इस तरीके से सिंपल सा अपना एग्जाम्पल है, राइट। सो अब देखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। सो जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसमें ये सिंपल से 3-4 चीजें देंगे एंड बोलेंगे आप सिंपल से उनको एक्सप्लेन करो, और 14 मार्क्स में आएंगे टोटल। सो उसमें से एनी 3 को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, उसमें से हो सकता है ये भी आ जाए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। सो ये आ जाएगा, तो आप आराम से इतना उसमें कवर करोगे एंड इसी को और एक्सप्लेन कर दोगे, इसकी वर्किंग क्या होती है ना, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने समझाई आप लिख सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल लिख सकते हो। इसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। डेटा फ्लो करता है, टाइम स्लॉट्स होती है, चैनल्स होते हैं, एंड इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट। सो यही है, छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं क्वांटाइजेशन। अब बेसिकली ये क्वांटाइजेशन क्या होता है। सो देखो, सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन का सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आप हो, आपका दोस्त है, राइट। आपका दोस्त ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता, अब वो मोबाइल चलाता है, अब उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है हर महीने, है ना। सो उसने आपसे बोला कि भाई मेरा रिचार्ज कर दे 299 का, राइट। कितने का, 299 का। आपने बोला ठीक है, आपने रिचार्ज किया 299 का। उसने आपको कैश दिए, कितने दिए, 300 रुपये दिए। मतलब वो आपको अप्रोक्सीमेट दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं है 299 ही दे, एक एक चिल्लर गिनता फिरे, है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। आपको दे रहा है वो फिक्स 300 रुपये, राइट, क्योंकि 1 रुपये तो क्या ही है ना, तो इसलिए वो अप्रोक्स दे रहा है। ऐसे ही कुछ इसमें होता है। सो यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे प्रोसेस है, सो इनको हमें फॉलो करना रहता है। एंड अगर अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो जब अपन अभी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को, वोल्टेज रेंज इज डिवाइडेड इनटू एल इक्वल इंटरवल। मतलब यहाँ पे एल क्या है, अपना इक्वल इंटरवल है, जिसका फॉर्मूला हो यहाँ पे होता है इस तरीके से, एल इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ डेप्थ बिट, राइट। अब ये क्या होता है, ये अपन डिसाइड करते हैं कि अपन को एन की वैल्यू क्या लेनी है। अपन को एन की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, ठीक है।
ये अपन डिसाइड करते हैं, सिंपल है। सो जो भी एन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से अपनी एल की वैल्यू आएगी, राइट। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो एल की वैल्यू 2 आएगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे अपनी 4 आएगी एल की वैल्यू, या फिर अगर 3 होगी तो 8 आएगी, 4 होगी तो 16 आएगी, राइट। इस तरीके से तो ये अपन डिसाइड करते हैं कि अपन को डेप्थ विथ क्या लेनी है ना। सो बिट ही रहता है ये, राइट। सो नंबर ऑफ बिट अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं, सिंपल है। और इसके बाद क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और है अपने पास, डेल। अब ये क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू इंटरवल इज कॉल्ड स्टेप साइज। इसको स्टेप साइज बोलते हैं। एंड दो इंटरवल के बीच का ये डिस्टेंस रहता है ना। सो उसको अपन इस तरीके से निकालते हैं, जो अपना मैक्सिमम वोल्टेज रहता है माइनस मिनिमम वोल्टेज डिवाइड बाय एल। एल अपन यहाँ से निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज और जो मिनिमम वोल्टेज है वो अपन को स्टार्टिंग में पता चल जाता है, राइट। जो अपन मशीन देखते हैं उसमें हमें पता चल जाता है ना। सो जब अपन कैलकुलेट करते हैं, सो मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है, उसको अपन वैल्यू रख के फिर यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप क्या है, अपन को यहाँ क्या करना है, ड्रॉ करना है मिड लाइन को। मिड लाइन कहाँ से आएगी, जो अपन ने डेल निकाला है उसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका हाफ कर देंगे। सो मिड लाइन आ जाएगी अपनी, राइट। अब ये है क्या, कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है अपना, असाइन क्वांटाइजेशन लेवल्स। अपन को क्वांटाइजेशन लेवल्स यहाँ पे असाइन करने पड़ते हैं, है ना। सो वो अपन यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, राइट। सो सिंपल से इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे क्या होने वाला है, कैलकुलेट क्वांटाइजेशन एरर। अब अपन ने जो क्वांटाइजेशन किया है उसमें कितना एरर आ रहा है, जो अपना सैंपल वोल्टेज था एंड जो अपन ने कैलकुलेट किया क्वांटाइजेशन वोल्टेज, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना एरर है, राइट। तो वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो वो देखने वाले हैं। सो अब 1 बाय 1 अपन सारी चीजें डिस्कस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सा अपना ग्राफ है, राइट। अब बेसिकली क्या करना है, ये अपना सिंपल से क्या है, यहाँ पे सिग्नल है ना। अब इसमें मुझे यहाँ पे ये सैंपल वोल्टेज मिल रहा है, इसको बोलते हैं सैंपल वोल्टेज, ये छोटा छोटा छोटा, राइट। और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज पता चल गया, और यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज पता चल गया 0, मैक्सिमम यहाँ पे 8 है ना। और ये टाइम है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप्स को फॉलो करूँगा। स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना। सो उसका एल का फॉर्मूला होता है, सो एल विल बी इक्वल टू होता है 2 टू द पावर एन। अब सपोज मैं यहाँ पे एन की वैल्यू, जो मेरी यहाँ पे डेप्थ वेट है, यहाँ पे जो डेप्थ वेट होती है, राइट, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ सपोज, राइट। 2 क्यों ले रहा हूँ, उसका रीजन भी है, देखो यहाँ पे 8 है ना। और अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 को कंसीडर किया। अब इसमें वैल्यू पुट करते तो एल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, दैट मीन से 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब उसके बाद इसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया, है ना। फिर इसने यहाँ पे बोला है कि क्या करना है, द स्पेस बिटवीन टू इंटरवल्स कॉल्ड स्टेप साइज। तो यहाँ पे स्टेप साइज का फॉर्मूला दिया है, तो डेल इक्वल्स टू यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज माइनस यहाँ पे लोएस्ट वोल्टेज डिवाइड बाय एल। तो अपन कुछ इस तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। सो डेल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना 8, माइनस यहाँ पे मिनिमम 0, डिवाइड में 4, ये 4, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, अपना आंसर 2 आएगा। सो यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो 2 2 का होगा, राइट। सो यहाँ पे अपन 2 2 के पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना 0, फिर ये अपना सपोज यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करते हैं, 1 एंड 2 3 एंड ये 4, राइट। 4 ऑलरेडी हो चुका है ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे अपना 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, सिंपल है ना। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद देखो, ये डिवाइड हो चुका है अपना, है ना। अब यहाँ पे वापस आएंगे अपन। सो यहाँ पे ड्रॉ द मिड लाइन डेल बाय 2। तो मिड लाइन अपन को इनकी ड्रॉ करनी है, जो अपन ड्रॉ कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि अपने पास है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिड लाइन। तो अपन कैसे लिखेंगे, डेल बाय 2, डेल की वैल्यू क्या है 2, तो 2/2, तो मिड लाइन क्या आएगी यहाँ पे 1, है ना। तो इस तरीके से अपन को उनके बीच का यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस लेना है। सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो इसके बीच की मिड लाइन क्या आएगी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से ये मिड लाइन है ना। यहाँ पे इसके बीच की मिड लाइन ये है, ठीक है। एज इट इज इसके बीच की मिड लाइन यहाँ पे हो जाएगी, देखो कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलर यहाँ पे भी मिड लाइन होगी अपनी, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको अपन बोल देंगे सिंपल से यहाँ पे
ये 1 वोल्ट, राइट। यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, जो बीच का वोल्टेज है वो देख रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पे 7 वोल्ट, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये अपन एज अ अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो जितने भी वोल्टेज इसके आसपास हैं उनको अपन इनके फॉर्म में लेने वाले हैं अब, है ना। इस तरीके से सिंपल है। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि असाइन क्वांटाइजेशन लेवल्स, तो क्वांटाइजेशन लेवल्स को अपन को असाइन करना है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसको मैं Q1 लिख दूँ, इसको Q2 लिख दूँ, इसको Q3 लिख दूँ, इसको Q4 लिख दूँ, कुछ इस तरीके से। ये सिंपल है ना। और इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे कैलकुलेट क्वांटाइजेशन एरर। अब क्वांटाइजेशन एरर अपन को कैलकुलेट करना है, सो इसके लिए अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। सो वो टेबल मैं बना लेता हूँ एंड देन उसको उसके बाद आपको दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से मेरी कुछ टेबल रहेगी, राइट। अब यहाँ से अपन एरर फाइंड करेंगे, है ना। सो यहाँ पे मेरा यहाँ पे सैंपल वोल्टेज मिल रहा है आपको, जो वहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। सो वो सैंपल वोल्टेज इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें क्वांटाइज्ड वोल्टेज जो अभी अपन ने दिया है, जो मिड पॉइंट आया था अपना, है ना। सो देखो 1.7 है, तो ये किसके पास है, 1 के पास है कि 3 के पास है। तो यहाँ पे ये 1 के पास है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ जाएगा, राइट। अब ये 3 के पास है तो 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें था 1 3 5 7 इस तरीके से, है ना। तो ये 3 के पास है। ये किसके पास है, अपना 7 के पास है, तो यहाँ पे 7 वोल्ट आएगा। ये भी 7 के पास है, 7 वोल्ट आएगा। ये भी 7 के पास है, 7 वोल्ट आएगा। और ये तो वैसे भी 7 के पास ही है, तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब इसके बीच में अपन डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे अपना जो एरर आएगा, क्वांटाइज एरर, वो यहाँ पे आएगा, राइट। सो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 0.7 वोल्ट। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 0.6 वोल्ट। इसके बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, 0.9 वोल्ट, राइट। कुछ इस तरीके से। एंड इसके बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे है 0.2 वोल्टेज का डिफरेंस, है ना। और इसके बीच में कितना डिफरेंस, 0.1 वोल्ट का डिफरेंस। और यहाँ पे 0 वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे इनकोडिंग में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अपने यहाँ पे मिड पॉइंट आए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। सो इसी मिड पॉइंट को अपन यहाँ पे डिजिटल कोड के फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। और यहाँ पे मैंने जो बिट की वैल्यू ली थी, यहाँ पे देखो बिट की वैल्यू क्या ली थी मैंने, स्टार्टिंग में 2 ली थी, तो दो दो बिट में अपन इसको यहाँ पे वैल्यू देने वाले हैं। तो किस तरीके से देंगे, पहली बिट यहाँ पे जो हो जाएगी, इसको अपन यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 0 0, फिर इसको देंगे यहाँ पे 0 1, इसको देंगे यहाँ पे 1 0, और इसको देंगे 1 1। कुछ इस तरीके से अपन वैल्यू असाइन कर देंगे, है ना। सिंपल है। अगर यहाँ पे 3 बिट को अपन लेते स्टार्टिंग में, सो अपन यहाँ पे 3 बिट लेते 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से, सिंपल है। अब यहाँ पे अपन वही लिखने वाले 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, कुछ इस तरीके से, राइट। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, टेबल कैसे बनानी है, एरर कैसे फाइंड करना है, एंड क्या होता है क्वांटाइजेशन, कैसे ग्राफ बनाना है, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग, राइट। अब यहाँ पे अपन न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है पीसीएम। अब यहाँ पे पीसीएम क्या होता है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, ये है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, राइट। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको यहाँ पे सिंपल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है ना। सो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है, राइट। सो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट मिलता है स्क्वायर वेव फॉर्म में, है ना। सो यहाँ पे ये 1 मतलब हाई, ये क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे इस तरीके से आया मतलब लो, तो यहाँ पे हाई लो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, मतलब आउटपुट मिलता है। तो एनालॉग सिग्नल दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने यहाँ पे इस तरीके से 0 एंड 1 में, राइट। ये सिंपल सा होता है अपना यहाँ पे पीसीएम, एंड डेफिनेशन भी सिंपल सी यही लिखी हुई है। सो पीसीएम मीन्स इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इनटू द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स, राइट। सो कोड वर्ड में यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सिंपल से। इट्स आउटपुट इज ऑलवेज कोडेड डिजिटल फॉर्म, इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में इसका आउटपुट रहता है, सिंपल है। अब बेसिकली अपन इसका जो डायग्राम होने वाला है, ब्लॉक डायग्राम, उसको देखने वाले किस तरीके से समझते हैं, है ना। और क्या उसमें प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारा ब्लॉक डायग्राम रहता है, पीसीएम ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम। अब ये वर्क कैसे करता है वो भी अपन देखेंगे। अभी ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम नहीं है, ये अभी फिलहाल सिर्फ सेंडर तक का है, मतलब सेंडर के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स भेजा, उसके बाद कुछ प्रोसेस से ये गुजरा, राइट। देन उसके बाद अभी फाइनल रिसीवर तक नहीं पहुंचा है, उसका अपन अलग से देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल इसको समझो, वो भी बताऊंगा, राइट। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है अपना यहाँ पे लो पास फिल्टर से, और यहाँ पे ये क्या है, मैसेज सिग्नल है ना। सो यहाँ पे लो पास फिल्टर से स्टार्ट होता है एंड खत्म भी इसी पे होता है, रिसीवर में भी लास्ट में इसी के थ्रू ही रिसीव होता है, राइट। सो लो पास फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को ये पास होने देता है, बाकी हाई फ्रिक्वेंसी को रोक लेता है, सिंपल ये करता है। सो यहाँ से पास हुआ, फिर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे है सैंपल एंड होल्ड, ये क्या कर लेता है, यहाँ पे होल्ड करके रखता है, राइट। जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको होल्ड करता है, मतलब जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल आ रहे हैं उसको रोक लेता है। बिकॉज क्यों रोक लेता है, रीजन क्या रहता है,
यहाँ पे इसके जस्ट आगे लगा रहता है यहाँ पे क्वांटाइजर, राइट। अब ये क्या करता है, इसको चाहिए होती है बिल्कुल कंटिन्यूस सिग्नल, और यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल नहीं आ पाते, है ना। सो इसलिए ये होल्ड करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक साथ भेजता रहता है ना। सो इसका काम रहता है सिंपल सा होल्ड करने का, राइट। अब ये जो क्वांटाइजर है और यहाँ पे इनकोडर एडी है, मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो सिंपल सा जो अपन ने मैसेज भेजा उसको यहाँ पे वो क्या है, एनालॉग सिग्नल, राइट। अब एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करेगा, एंड किसके पास भेजेगा, यहाँ पे ये भेजेगा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर के पास। मतलब जो अपना यहाँ पे अभी अपन ने भेजा, यहाँ पे इनपुट आया है, राइट। सो यहाँ पे जो इनपुट आया है वो अपन को कैसा मिला है, पैरेलल फॉर्म में मिला है ना। और यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 बाय 1 उसको सीरियल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सीरियल में 1 1 बिट करके ये निकालता है बाहर, है ना। तो 1 1 बिट ये बाहर निकालेगा, और इसको 1 1 बिट बाहर निकालने के लिए कोई सा ऐसे ऑर्डर चाहिए होता है, राइट। ऑर्डर का मतलब अभी ये कोई इसको बता दे कि ठीक है अब 1 बिट को रिलीज कर दो, फिर उसके बाद अगेन 1 बिट को रिलीज कर दो। तो उसके लिए क्या होता है, कौन ऑर्डर देता है, तो यहाँ पे पल्स जनरेटर क्या करता है, इसको यहाँ पे क्लॉक पल्स देता है। क्लॉक पल्स यहाँ पे इस तरीके से देता है, तब जाके ये क्या करता है, 1 बाय 1 अपने सिग्नल को बिट के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज करता है, जो पैरेलल में यहाँ पे आया था, राइट। ये सिंपल सा काम करता है, एंड पल्स जनरेटर यहाँ पे लो पास फिल्टर में भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, क्योंकि इसको भी ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। सो ये अभी जो आपने देखा, ये सिंपल सा था अपने यहाँ पे, ये सेंडर के थ्रू कैसे जा रहा है ना। अब पल्स से आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। सो वो देखते हैं सबसे पहले अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पल्स के बाद अब क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है डिकोडर रिसीवर और पीसीएम, मतलब अपन ने पैरेलल टू रिसीवर जो कन्वर्टर था वहां तक आ गया अपना। उसके बाद फिर जस्ट यहाँ पे आता है जो कि अपने यहाँ पे जनरेशन सर्किट, ठीक है। अब जनरेशन सर्किट क्या करता है, यहाँ पे जो भी अपना मैसेज आया है, सिग्नल आया है, उसको क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। क्या करता है, क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग बना देता है। 1 1 बिट यहाँ पे आ रही है, याद रखना, क्योंकि अपन ने कन्वर्ट किया था पैरेलल से यहाँ पे सीरियल में। सो 1 1 बिट करके वहां पे आ रही थी, है ना। जो पल्स जनरेटर था वो क्लॉक पल्स दे रहा था कि अब 1 बिट रिलीज करो, 1 बिट रिलीज करो, तो 1 1 1 1 करके हमारी बिट आ रही थी, राइट। अब यहाँ पे 1 1 बिट आ रही है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जस्ट सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। अब ये क्या करेगा, अब 1 1 बिट जो आ रही थी उसको ये ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, मतलब फिर से पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे भी कनेक्टेड रहता है अपना पल्स जनरेटर, ठीक है, क्लॉक पल्स देता है, सिंपल सी बात है। इसके साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अपना डिकोडर लगा है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज रिसीवर है सामने, है ना। तो उसको भी वही सिग्नल चाहिए जो डायरेक्टली सेंडर ने भेजे थे। मतलब अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, राइट, तो ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, तो आपको भी अगर मैं जो अभी एक्चुअल रियल में बोल रहा हूँ तो वैसे ही सुनाई देगा, है ना। तो वो एक्चुअल सिग्नल है, मतलब एनालॉग सिग्नल है। सो वही सिग्नल आपको भी चाहिए, तब जाके आप समझ पाओगे, आप रिसीवर हो, राइट। इसी तरीके से जो सेंडर ने भेजा है तो वो वापस उसी प्रोसेस के थ्रू फिर से रिकनेक्ट, मतलब रिकन्वर्ट होता है, राइट, ताकि वो रिसीवर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को फिर से हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिकोडर, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से फिर यहाँ पे अपने सिग्नल जाता है लो पास फिल्टर। अगेन ये क्या करेगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कर देगा, स्मूथ कर देगा, राइट। और फिर फाइनल रिसीवर जो है, जैसे आप हो, राइट, तो उसको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर जो भी सिग्नल्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से अपनी ये पूरी प्रोसेस रहती है, ये पूरा सर्कल चलता है ना। सो ये अगर आपने समझ लिया तो आप इसको बना पाओगे, एंड हर एक को आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। सो जितने भी स्टेप है सबको एक्सप्लेन कर दोगे, सिंपल सा, है ना। अब इसके बाद अपन देखते हैं किस तरीके से अपना यहाँ पे ग्राफ वगैरह में कन्वर्जन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारे सपोज एनालॉग सिग्नल है, इस तरीके से कुछ आ रहा है ना। अब ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, सिंपल। अब उसके साथ यहाँ पे पल्स जनरेटर जैसे मैंने दिखाया था, ये क्लॉक पल्स देता है ना। अब जब इसको यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो कुछ इस फॉर्म में ये हो जाता है, सिंपल है। इसके साथ जस्ट ऐड हो गया, जैसे सैम्पलिंग थ्योरम में आपने देखा था, है ना। सो ये सिंपल सा इसके साथ ऐड हो जाता है, एंड यहाँ पे ये फ्लैट टॉप बनाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये टॉप फ्लैट है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से फिर नीचे आ रहा है, इस तरीके कम होता जा रहा है, फिर आगे बढ़ जा रहा है, तो इस तरीके से बनाता है। अब इसी के थ्रू यहाँ पे अपना डिजिटल जो कोड होता है यहाँ पे वो जनरेट होता है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में ही आउटपुट मिल रहा है लास्ट में, है ना। ये जो पूरा खेल चल रहा था, एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आया, उसके साथ पल्स जनरेटर ऐड हो गया, तो इस फॉर्म में बना दिया फ्लैट टॉप में, है ना, कहीं फ्लैट कहीं टॉप, इस तरीके से, राइट। फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे अप्रॉक्स लिया, है ना। मतलब यहाँ पे देखो जैसे ये और ये सेम चल रहा है, यहाँ पे ये और ये बोथ आर सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से अप्रॉक्स ले लिया, कुछ इस तरीके से। ये अलग है तो इसको कम ले लिया, है ना, इस तरीके से मैंने लिया, और यहाँ पे इसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे हाई ये है तो इसको 1 1 1 1 इस तरीके से दिया, राइट। फिर उसके बाद 1 0 और यहाँ पे 1 0 0 1, इस तरीके से अलग अलग बिट में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो यही फाइनल हमारा आंसर होता है, जो कि पीसीएम आउटपुट में हमें मिलता है, मतलब पल्स कोल्ड मॉड्यूलेशन, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा था, राइट, कुछ खास नहीं था, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है, राइट। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेनन थ्योरम क्या होती है फॉर चैनल कैपेसिटी, राइट। अभी देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना इतना। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आखिर ये चैनल कैपेसिटी क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। सो वीडियो मैं कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थ्रू द माइक, राइट। माइक के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो मेरे जो सिग्नल है, जो एनालॉग सिग्नल है जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक माइक में क्या होगा, इस माइक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सेंसर लगे होंगे जो मेरे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, राइट। एंड अब एक बार में कितने सिग्नल इसके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, चैनल पे। अब चैनल क्या है, मेरा माइक है ना, मतलब जिसके जरिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब इस पे एक बार में कितनी वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, वही कहलाती है चैनल कैपेसिटी, क्षमता कितनी है कुल मिला के बोले तो, ठीक है। अब सेनन्स एक जो साइंटिस्ट थे, उनने बोला था कि इसकी हम कैपेसिटी कैसे पता कर सकते हैं, उसका इनने एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। सो उसको बोलते हैं सेनन्स थ्योरम फॉर चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विथ अ नेग्लेजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, राइट। मतलब यहाँ पे कैपेसिटी रहती है चैनल की, अगर आप उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या करोगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे आप जो सिग्नल से उनको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई अपन उससे कम रखते हैं या फिर उसके बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अपना कोई एरर आए, ठीक है। अब इसी माइक में 4-5 लोग बोलने लगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, एरर हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल आपकी नॉइज़ है, एक्चुअल जो वॉइस है, वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगी, एक तरीके से वो भी नॉइज़ का रूप ले लेगी, है ना। ये सिंपल सा होता है। It represents the theoretical upper bound on the data rate that can be achieved over a channel without error, right? So वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि एक यहाँ पे एक इसकी लिमिट होती है ना, एक रेंज होती है, अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो फिर क्या होगा, एरर 100% आएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, C = B log 2 देन ब्रैकेट के अंदर 1 + S/n, ठीक है। अब इसमें C क्या होता है, C जैसे मैंने आपको बता दिया, चैनल कैपेसिटी होती है इन बिट्स पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में कितनी बिट्स आ रही हैं, ये बोलते हैं अपनी चैनल कैपेसिटी, ठीक है। अब B क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, मतलब एक बार में कितने सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं, वो चीज़ बताते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो हर्ट्स में होती है ना, इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, आपको सिंपल सा पता है, राइट। एंड S क्या होता है, S होता है कि जो आपके सिग्नल है ना, जो सिग्नल है उसका एवरेज पावर क्या होता है, राइट, वो S होता है। एंड एज इट इज़ जो N है वो क्या है, नॉइज़ का पावर बताता है, ठीक है। S क्या बताता है, जो आपके सिग्नल का पावर, और N क्या बताता है, नॉइज़ का पावर, दोनों का रेशियो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सिंपल से यहाँ पे, राइट। आगे बात करते हैं हम। अब बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी वही चीज़ लिखी हुई है, राइट। सो जो अपना फॉर्मूला है वो क्या कैलकुलेट करता है कि एक बार में कितने सिग्नल जा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, और एंड कितना बिथ में जा सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें बताता है अपना वो फॉर्मूला। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं चैनल कैपेसिटी डायग्राम, राइट। सो देखो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे सोर्स रहेगा, स्टार्टिंग में तो सोर्स ही रहता है, राइट। सोर्स है, देन उसके बाद अपना ट्रांसमीटर आएगा। ट्रांसमीटर क्या करता है, जो आपके सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करता है, आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो होता है ट्रांसमीटर, आगे ट्रांसफर करता है। देन यहाँ पे नॉइजी चैनल, अब सिंपल सी बात है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या फिर वॉट जो भी है, तो उसके बीच में नॉइज़ तो 100% आएगी, तो नॉइज़ भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है एक्चुअल जो अपना डेटा है उसके साथ। फिर उसके बाद फाइनल यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोसेस होती है बीच में, देन रिसीवर तक पहुँचती है। इस तरीके से आपको सोर्स, ट्रांसमीटर, नॉइजी चैनल और यहाँ पे रिसीवर इस तरीके से बना देना, तो आपका सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो दिस डायग्राम इलस्ट्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल वेयर द इनपुट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के थ्रू क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, राइट। ट्रेवल्स थ्रू अ नॉइजी चैनल एंड देन द रिसीवर बाय द रिसीव एट द डेस्टिनेशन, राइट। इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे चैनल कैपेसिटी डायग्राम आप इस तरीके से सिंपल सा बना सकते हो, राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन। अब जो चैनल कैपेसिटी अपनी थ्योरम होती है या फिर डायग्राम होता है, सो उसमें क्या रहता है, सिंपल सा अपन को फिक्स पता रहता है कि अपनी लिमिट क्या है, अपनी रेंज क्या है, कितनी बिट्स यहाँ पे एक साथ जा सकती हैं, है ना, कहाँ तक अपन को दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो सैटेलाइट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अब जो सैटेलाइट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन अभी भी होता है ना, और आगे चल के एलोन मस्क और ज़्यादा इस पर काम करने वाले हैं, और आगे चल के एलोन मस्क इस पर और ज़्यादा काम कर रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल में इंटरनेट कैसे आ सकता है, राइट। सो वो भी होता है ना वायरलेस के थ्रू। यहाँ पे देखो हेल्प्स इन डिजाइनिंग सिस्टम्स टू मैक्सिमाइज डेटा रेट्स ओवर नॉइजी चैनल इन सैटेलाइट एंड वायरलेस नेटवर्क, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, राइट, नीचे का लिखा हुआ है अफेक्ट्स द डिजाइन और परफॉर्मेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स बाय ऑप्टिमाइजिंग सिग्नल ट्रांसमिशन, राइट। सो अब अगर ये आता है तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देना है, इसका फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूले के बारे में बता देना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है सिंबल्स को, देन उसके बाद फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना, वर्किंग लिख देना, ये सिंपल सा डायग्राम बना देना, डायग्राम के बारे में बता देना, एक एक चीज़ के बारे में बताना, सोर्स क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, नॉइजी चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता देना, ठीक है। सो इस तरीके से आराम से आप अच्छा खासा यहाँ पे पेज भर सकते हो, एंड बहुत ही आराम से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, राइट।
सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं BPSK के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, राइट। अब इसमें होता क्या है, देखो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एंड मैंने भी देखा है कि यहाँ पे यूट्यूब पे भी कोई ढंग से नहीं बताता है ना क्या होता है एक्चुअल में, मतलब जो चीज़ नॉर्मली समझ में आ जाती है उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते, राइट। सो देखो सिंपल वे में समझते हैं अपन, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं माइक से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मेरी जो वॉइस है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। मेरी वॉइस इस माइक के थ्रू जा रही है, सिंपल है ना। मेरी वॉइस क्या हो रही है, माइक के थ्रू जा रही है। अब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा, राइट। एंड आप हो रिसीवर, आप तक मेरी वॉइस वैसे ही पहुँच रही है जैसे मैंने रिकॉर्ड की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई होगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो BPSK होता है इसमें सिंपल सा आपको इस तरीके से समझना है कि जैसे मान लो जो भी सिग्नल है, नॉर्मली जो अपनी सिग्नल होते हैं, जो डेटा होता है, इस तरीके से उसका ग्राफ ऐसे होता है, नॉर्मली साइन ग्राफ होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं नॉर्मली, ठीक है। सो देखो कैसे नॉर्मली कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होगा, यहाँ से स्टार्ट चलता है, इनिशियल में ऐसा ग्राफ रहता है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे -1 रहता है, ठीक है। ये अपना 0 डिग्री है, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 होता है, राइट। एंड एज इट इज़ यहाँ पे 360 होता है लास्ट में, है ना। 360 या फिर 2 पाई लिख सकते हैं अपन, राइट। सो इस तरीके से रहता है नॉर्मली अपना ये चलता है ना। अब क्या होता है कि जैसे अब देखो आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं, 0 या फिर 1, है ना। डेटा तो दो ही फॉर्म में रह पाएगा, राइट, 0 या फिर 1। अब 0 लो सिग्नल होता है अपना, और जो 1 है वो हाई सिग्नल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी में सिंपल सा अपना प्रिंसिपल है ये, कि ये सिंपल सा बताता है कि आपका जो फेज़ है वो कब शिफ्ट हो रहा है। फेज़ मतलब ये है ना, एंगल, राइट। कैसे फेज शिफ्ट होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन को रीड करते क्या लिखा हुआ है। सो BPSK इज अ बाइनरी मॉड्यूलेशन टेक्निक वेयर द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज अल्टरनेट अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा। मतलब अपना जो डिजिटल डेटा होता है वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो अपना कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल ये जो नॉर्मल आपको सिग्नल दिख रहा है ना, ये साइन ग्राफ है। नॉर्मली अपन इसको क्या बोलते हैं, साइन ग्राफ बोलते हैं, राइट। सो इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे कैरियर सिग्नल। सिंपल सा आपको दिख रहा है ना। अब इसमें अपना जो डेटा आता है, जो अपन इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिजिटल सिग्नल आता है, सो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब कैसे पता चलेगा 0 आएगा कि 1 आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे देखो आप, सिंपल से यहाँ पे प्रिंसिपल देखो आप। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ BPSK। सो इन BPSK द बाइनरी डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 फेजेस। सबसे पहले यहाँ पे 0 एंड सेकंड 1। सो जो 0 होता है उसको अपन 0 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना 1 होता है इसको अपन 180 डिग्री फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे उसके अंदर जो अपना यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मान लो डिजिटल सिग्नल में 0 आया, तो जो अपना फेज है वो 0 डिग्री शाफ्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 180 आया तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा शिफ्ट, है ना। कैसे होता है वो अपन देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले अपन 0 की बात करते हैं, है ना। 0 डिग्री फेज क्या कहलाता है, राइट। अब देखो ये नॉर्मली अपना क्या है, साइन बार है, ठीक है, साइन वेव है मतलब। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, एक मैं इस तरीके से सिग्नल लेके आया, कुछ इस तरीके से, ये जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़ ऐसे सिग्नल लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इसका पीक है, पीक क्या होता है, ये टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, इसका ये पीक है, एंड एज इट इज़ इसका ये पीक है। तो जब मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके नीचे की तरफ लाऊंगा, देखो यहाँ पे डॉट डॉट करके मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या सेम फेस में आए दोनों पीक, ये दोनों के पीक है, इसका ये पीक है, इसका ये पीक है, ये पीक है, राइट। सो यहाँ पे एक ही एंगल पे आ गए, है ना। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि इनके फेस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर इनके फेस में डिफरेंस नहीं है तो इसको बोलेंगे अपन 0 फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन 0 फेज डिफरेंस, ठीक है। सो ये कहलाता है अपना 0 फेज शिफ्ट। तो इस तरीके से होता है, क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि 180 कैसे होता है, तो इसका अपन कलर चेंज करते हैं एंड देखते हैं 180 कैसे होता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं अपन पहले, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी ये वाली जो आपको दिख रही है, ये है साइन वेव, ये है साइन वेव, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अपनी, यहाँ से स्टार्ट किया अपने डेटा की वेव कुछ इस तरीके से,
यहाँ से मैं ऐसे 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 ले जा रहा हूँ इसको, इस तरीके से मैं ले गया। अब देखो इसका जो पीक है, इसका पीक है स्टार्टिंग का, है ना, और इसका पीक है यहाँ पे, इसका पीक कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट। एंड इसका पीक कहाँ आ रहा है, इसका पीक कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल डिफरेंस कितना है 90, और यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है 90। तो 90 + 90 कितना हो गया 180, मतलब मैं इसको पाई लिख सकता हूँ, है ना। तो ये कहलाता है 180 फेज शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अपना होता है। तो अगर 0 डिग्री अपना यहाँ पे 0 सिग्नल दिया तो यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और अगर 1 आ गया यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल है वो 1 आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 180 फेज शिफ्ट हो जाता है। ये सिंपल सा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सिंपल रहता है अपना, है ना। इस तरीके से आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। एंड इसको अपन सारा क्लीन करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स से आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं एक्चुअल में इसका डायग्राम कैसे दिखता है ना, क्या प्रोसेस होती है उसके अंदर एंड क्या होता है, राइट। सो सिंपल सा है, देखो बीपीएस के ट्रांसमीटर, बीपीएस के जो ट्रांसमीटर होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे डेटा इनपुट आता है, राइट। और ये क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, मतलब आगे ट्रांसफ़र करता है। किसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है, ये ट्रांसफ़र करता है मल्टीप्लायर की तरफ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है अपना, ये है बीपीएस के मॉड्यूलेटर, क्या है बीपीएस के मॉड्यूलेटर। एंड इससे अपना डेटा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है अपना, ये है मल्टीप्लायर, क्या है मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके पास डेटा आ रहा है। अब ये डिसाइड करेगा कि अपना डेटा, कौन सा डेटा किसके पास पहुँचेगा, रिसीवर के पास कौन सा डेटा पहुँचेगा एंड कौन सा डेटा नहीं पहुँचेगा, ये डिसाइड करेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे देख क्या दिख रहा है, शिफ्ट द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा। मतलब अगर यहाँ पे 0 होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे फेज शिफ्ट होगी, 1 होगा तो उसके हिसाब से फेज शिफ्ट होगी। ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको लो पास फिल्टर दिख रहा है ये क्या काम करता है, ये सिंपल सा आपका ये काम करता है कि जैसे मान लो देखो आपका यहाँ पे क्या है, दोनों डेटा आएंगे, है ना, और उसके साथ साथ नॉइज़ भी आएगी, कुछ ना कुछ नॉइज़ आएगी, राइट। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे लो डेटा है आपका, लो सिग्नल है, उसको यहाँ पे पास होने देगा, बट जो हाई सिग्नल है उनको पास नहीं होने देगा। अब इसके बाद बेसिकली देखो जब अपन आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे अपने पास आता है यहाँ पे लो फिल्टर, ये आपको दिख रहा है लो पास फिल्टर। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि वो आपकी नॉइज़ है। और जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो अपन एक्चुअल में बोल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है। सो उसको जो ओरिजिनल डेटा होता है वो होता है लो फ्रिक्वेंसी, उसको आगे जाने देता है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होता है उसको यहाँ पे ये रोक लेता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला यहाँ पे है सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, हाई नॉइज इम्यूनिटी, राइट। एंड लास्ट वन इस क्या हो जाएगा, एफिशिएंट बैंडविड्थ यूजेस, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, बहुत ही ईजी है इम्प्लीमेंट करना, राइट। एंड इसके अलावा हाई नॉइज इम्यूनिटी, मतलब अगर ज़्यादा भी नॉइज़ आ जाती है तो भी वो आराम से रिड्यूस हो जाती है, जो रिसीवर है उस तक आराम से क्लियर वॉइस पहुँचती है, जो एक्चुअल डेटा है वो पहुँचता है ना। अब देखो लास्ट है यहाँ पे एफिशिएंट बैंडविड्थ यूजेस, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली अपना चैनल होता है एंड चैनल के थ्रू ही अपना क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, राइट। चैनल के थ्रू ही क्या होता है, डेटा अपना ट्रांसफ़र होता है, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली क्या होता है, चैनल अगर अपना छोटा है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, जैसा ऑलरेडी आप देख चुके हो, है ना। चैनल क्या होता है, सो उसकी एक कैपेसिटी होती है। एंड यहाँ पे सिंपल से ये क्या करता है, जो BPSK होता है, BPSK, तो ये क्या करता है यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से, मतलब अगर कम चैनल की कैपेसिटी है ना तो भी यहाँ पे ज़्यादा ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। ये सिंपल सा होता है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी इसमें सेम रहती है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती, ये आपको सिंपल सा समझ के चलना है। सिर्फ चेंज क्या होता है यहाँ पे, जो अपना वेव है वो चेंज होती है, ठीक है। एंड जो आपका एंगल है, फेज है, वो चेंज होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में अपना BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग क्या होता है, ठीक है। सो अगर आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं BFSK के बारे में, मतलब बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में, ठीक है। BFSK बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब ये क्या होता है, ये भी वैसे ही है। देखो अब जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो BPSK है, ठीक है।
अब BPSK के बाद ये चीज़ क्यों बनाई गई, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन पे अपन काम कर सकें, वर्क कर सकें प्रॉपर तरीके से, इसलिए इनको बनाया जाता है, राइट। सो सबसे पहले वो हो गया अपना, है ना, BPSK, एंड अब है BFSK, राइट। सो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन कि BFSK क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो BFSK इज अ बाइनरी मॉड्यूलेशन टेक्निक वेयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, उसमें भी वही था कैरियर सिग्नल, ठीक है, लाइक दिस इज अवर कैरियर सिग्नल, ये क्या कैरियर सिग्नल है, इज अल्टर अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डेटा। अब डिजिटल डेटा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे VFS के देखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं इसका। इन यहाँ पे देखो VFS के है ना, समझ जाना आप, VFSK, राइट। सो इन VFSK द बाइनरी डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फेजेस। सबसे पहले यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। सो 0 जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लो फ्रिक्वेंसी यानी F1 से। अब देखो उसमें क्या हो रहा था, फेज एंगल से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट इसमें आप फ्रिक्वेंसी से रिप्रेजेंट करोगे। सो जो लो डेटा होगा यानी 0 होगा उसको हम F1, एंड जो हाई डेटा होगा यानी यहाँ पे 1 होगा उसको अपन F2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। सो 0 1 उसमें क्या हो रहा था, अपन 0 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहे थे एंड 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा था, है ना। बट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, उसमें फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट थी, उसमें चेंज नहीं हो रही थी, बट इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्लियर है। एंड सिंपल से आप देख सकते हो इस तरीके से अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कम फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे देखो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई, है ना, इस तरीके से क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है, BFS के ट्रांसमीटर। अब ये सिंपल सा अपना क्या है, यहाँ पे डायग्राम है कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे कैरियर सिग्नल होगा, या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा और या फिर अपना 1 आएगा। अगर 0 आया तो लो फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे 1 आया तो हाई फ्रिक्वेंसी, यानी F1 लो के लिए और F2 अपना हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र होगा। सो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र। अब ये क्या करता है, ये सिंपल सा आपका काम करता है यहाँ पे कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको चेंज करने का काम यही करता है मैन, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डेटा इनपुट, सो बाइनरी डेटा होता है या तो 0 या तो 1, राइट। इसके अलावा कैरियर सिग्नल जो मैंने बताया, यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी होंगी, या तो F1 होगी या तो F2 होगी। 0 के लिए क्या होगी, F1 होगी, और जो अपना 1 है उसके लिए क्या होगी, F2 होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं VFS के मॉड्यूलेटर। अब ये VFS के मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये काम करता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करने का, है ना, अकॉर्डिंग टू डेटा। अगर 0 है तो ये क्या कर देगा, फ्रिक्वेंसी को जो अपना कैरियर सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देगा, है ना। और अगर 1 है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है F1 और यहाँ पे F2, राइट। ये सिंपल सा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। स्विच द कैरियर फ्रिक्वेंसी बिटवीन F1 एंड F2 बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा, राइट। इनपुट डेटा के अकॉर्डिंग 0 है या फिर 1 है, ठीक है। आगे बात करते हैं VFS के रिसीवर। अब VFS के रिसीवर क्या होता है, सिंपल सा समझो। सो यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन, सबसे पहले यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन देखो, यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिफाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीवर सिग्नल, राइट। यहाँ पे देखो डिसीजन सिग्नल्स क्या होता है, अभी देखो सिंपल सा आप समझो। डिसीजन सिग्नल डिटरमाइन वेदर द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स टू 0 और 1। मतलब ये यहाँ पे क्या करता है, पहचान करता है कि जो अपना फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो 0 है या फिर 1 है, ठीक है, इस तरीके से। एंड सिंपल सा आप देख सकते हो, ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। ये लो फ्रिक्वेंसी है, आपको देखो अलग से ही दिख रहा होगा। इसमें लो फ्रिक्वेंसी कैसे, इस तरीके से दूर दूर सिग्नल बने हुए हैं, लाइक कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कैसे पता चलेगा, देखो इस तरीके से बहुत ही पास पास अपना ग्राफ बना हुआ है, बहुत ही जल्दी जल्दी। तो ये क्या कहलाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसमें डेटा 1 होगा एंड ऑल्सो इसमें डेटा क्या होगा, 0 होगा। ये इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो अपना जो डेटा है अगर वो 0 है तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी होगी, है ना, यानी F1 फ्रिक्वेंसी। तो इसके तरीके से आपकी ग्राफ बना दें नॉर्मली। भाई ग्राफ में ही आपके 1-2 पेज वैसे ही भर जाएंगे, है ना, सिंपल सा ही है। और ये थ्योरी वगैरह तो आप लिख ही लोगे, ये मैं दे दूंगा आपको, है ना, प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से अपनी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, बहुत पास पास कर देना आपको ग्राफ को, सो वो हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एडवांटेजेस की अपन बात करें तो यहाँ पे देखो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, उसका भी सिंपल ही इम्प्लीमेंटेशन था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो बेटर नॉइज इम्यूनिटी कंपेयर टू ASK, मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग।
ASK का फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, राइट। और इससे ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी होती है जो नॉइज़ को हटाने की, वो अच्छी होती है ना। सिंपल सही है। इसके अलावा लास्ट है एफिशिएंट पावर यूजेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से अपना पावर का यूज़ होता है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा BFSK और BPSK में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हैं। एंड अब अपन क्या करते हैं, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। ये अपने डिफरेंस है, सिंपल सा समझो। सो इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपने डिफरेंस है बिटवीन BPSK एंड ऑल्सो VFSK में। सबसे पहला है यहाँ पे मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, फेस चेंज होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, ये आपको क्लियर है। सेकंड अपना बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या होता है, बिट जो 0 होती है उसको 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिट 1 होती है उसको अपन 180 डिग्री फेस शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बिट 0 है उसको लो पावर फ्रीक्वेंसी यानी F1, और जो अपनी बिट 1 है उसको यहाँ पे हाई पावर फ्रीक्वेंसी यानी F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कैरियर सिग्नल की बात करें अपन, तो कैरियर सिग्नल में यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। बट यहाँ पे क्या होती है, F1 F2 दो फ्रीक्वेंसी हो जाती हैं, सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखो नॉइज इम्यूनिटी। सो इसमें क्या रहता है, देखो सिंपल सा आप समझो, इसमें जो फेज है वो शिफ्ट होती है ना। मतलब यहाँ पे शिफ्ट होती है, या तो 0 पे शिफ्ट हो रही है या फिर 180 पे शिफ्ट हो रही है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नॉइज़ है ना वो उतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं हट पाती, है ना। बट इसमें क्या है, फेज शिफ्ट नहीं होती, या फिर अपन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसमें फ्रिक्वेंसी सेम रहती है ना। और इसमें फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग चेंज होती रहती है। सो दैट्स वाई ये ज़्यादा परफेक्ट होता है नॉइज़ हटाने के मामले में, ठीक है। एंड सेकंड देखें अपन बैंडविथ एफिशिएंसी। सो यहाँ पे देखो मोर बैंडविथ एफिशिएंसी ड्यू टू द लो सिंबल रेट। अब इसमें सिंबल रेट क्या होती है, लो होती है, सो इसलिए इसमें मोर बैंडविथ एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सिंबल्स है वो यहाँ पे सिलेक्टेड आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या होता है, लेस बैंडविथ एफिशिएंट ड्यू टू द हायर सिंबल रेट। इस तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाले में बैंडविड्थ ज़्यादा एफिशिएंट होती है और यहाँ पे लेस एफिशिएंट होती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिंबल्स एक साथ कम आते हैं और यहाँ पे एक साथ हायर आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। सिंबल्स क्या होते हैं, जो आपके जो सिग्नल्स है 0 1, ठीक है, ये डेटा। एंड इसके अलावा लास्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ज़्यादा ईजी होता है, सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो अपना VFSK है, इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, है ना, दैट्स वाई। तो इस तरीके से अपने डिफरेंस थे बिटवीन BPSK एंड ऑल्सो VFSK, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।